टॉप 25 खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से। अमेरिका के कैलिफोर्निया में विकलांग सेंटर में 14 लोगों की अज्ञात बंदूकधारियों ने घुसकर 14 लोगों की हत्या कर दी। अब ये खबर आ रही है कि कैलिफोर्निया पुलिस ने 2 हमलावरों को मार गिराया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। समाचार एजेंसी AFP ने कैलिफोर्निया के पुलिस प्रमुख के हवाले से ये खबर दी है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद विकलांग सेंटर से भारी तादाद में विस्फोटक बरामद किए हैं। FBI ने ये कहा है कि अभी तक ये साफ नहीं है कि फायरिंग आतंकी हमला था या नहीं। इराक सीरिया में तबाही मचाने के बाद आतंकी संगठन IS ने अब भारत में जंग की धमकी दी है। IS ने अपनी किताब फ्यूचर इस्लामिक स्टेट बैटल्स में इसका ऐलान किया है। IS ने पहली बार PM नरेंद्र मोदी का जिक्र भी किया है और उन्हें इस्लाम का दुश्मन बताया। किताब में IS ने दादरी कांड के हवाले से भारत के राजनीतिक हालात का जिक्र भी किया है। IS ने किताब के जरिए साफ किया है कि वो सीरिया से बाहर आने के लिए तैयार है और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान समेत कई देशों में दखल देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की है प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। अभी 3 दिन पहले ही पेरिस के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में मिले थे मोदी ओबामा। व्हाइट हाउस ने बयान जारी करके कहा है कि कई मुलाकातों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाया कि मोदी ईमानदार राजनेता हैं, जिनके पास भारत के लिए स्पष्ट सोच है, जो तथ्यों पर पकड़ रखते हैं। मोदी उन मुद्दों को समझते हैं जो उनके सामने है और जो हमारे बेहतर संबंधों के लिए जरूरी है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जोश अर्न्स्ट ने ओबामा की तरफ से बयान जारी करके ये बातें कही हैं। मोदी PM बनने के बाद 6 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा से मिल चुके हैं। चेन्नई में 100 साल की सबसे भारी बरसात, 86 लाख आबादी वाला महानगर चेन्नई ठप, जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं। चेन्नई एयरपोर्ट 6 दिसंबर तक के लिए बंद, रेलों की आवाजाही पर भी असर। PM नरेंद्र मोदी ने राज्य की मुख्यमंत्री जयललिता से बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आपात बैठक भी की, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। संसद में भी AIADMK के सांसदों ने भीषण बाढ़ का मुद्दा उठाया और सरकार से इस पर चर्चा की मांग की। मौसम विभाग की माने तो तमिलनाडु में अभी 1 हफ्ते तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक शुरू के 2 दिन में राज्य में और तेज बारिश हो सकती है। बारिश का कहर तमिलनाडु के अलावा दक्षिण आंध्र प्रदेश में और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी दिख सकता है। मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि पानी की निकासी के रास्ते बंद होने की वजह से चेन्नई में ज्यादा तबाही हुई है। चेन्नई में ABP न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत ने अपनी पड़ताल में पाया कि चेन्नई के आसपास की झीलों से पानी शहर में जा रहा है। दरअसल बारिश और नहर की पानी की वजह से इन झीलों में पानी लबालब भर चुका है और अब इन झीलों से पानी निकलकर वापस चेन्नई शहर में जा रहा है। अभिनेता रजनीकांत ने तमिलनाडु में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपए दिए हैं। उनके दामाद और अभिनेता धनुष ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं। तमिल फिल्मों के स्टार सूर्या और उनके भाई कीर्ति ने बाढ़ पीड़ितों को 25 लाख रुपए की रकम दी है, जबकि अभिनेता विशाल कृष्णा रेड्डी ने 10 लाख रुपए दिए हैं। आमिर खान के साथ फिल्म रंग दे बसंती में काम कर चुके सिद्धार्थ ने ट्विटर पर लिखा है कि उनके घर में पानी भर गया है, जिसकी वजह से उन्हें छत पर जाना पड़ा। चेन्नई में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सेना और NDRF की टीम ने पूरी ताकत झोंक दी है। सेना और राष्ट्रीय आपदा बचाव दल की टीम रिहायशी इलाकों में जाकर बाढ़ में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाल रही है। NDRF ने राहत और बचाव के लिए 15 टीमें लगा रखी हैं। नौसेना ने भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए विशाखापट्टनम से INS ऐरावत को चेन्नई भेजा है। सेना और NDRF की कुछ और टीमें चेन्नई जाने के लिए तैयार हैं। चेन्नई की बारिश की खबर ABP न्यूज पर दिखाए जाने के बाद टेलीकॉम मंत्री ने 1 हफ्ते तक चेन्नई में BSNL की मुफ्त सेवा देने का ऐलान किया है। BSNL ने बिल जमा करने की अवधि भी 15 दिन तक बढ़ा दी है। BSNL के अलावा एयरटेल ने अपनी प्रीपेड और पोस्टपेड ग्राहकों को फ्री टॉक टाइम और इंटरनेट सेवा में छूट का ऐलान किया है। मोबाइल कंपनियों की इस पहल से बारिश में फंसे लोगों को काफी राहत मिलेगी। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में की अपील, कहा भव्य राम मंदिर बनाने के लिए जीवन कुर्बान करने की रखें तैयारी। हमारे सामने उदाहरण है, जीवन का उदाहरण है, वीर मृत्यु का भी उदाहरण। एक भव्य लक्ष्य मेरे सामने है, उस लक्ष्य के लिए जीवन है, उद्देश्य का सतत स्मरण रखना, मंदिर बनाना है।
कब कैसे अवसर आएगा आज कोई नहीं बताता, लेकिन कब कैसे कितनी तैयारी रखनी पड़ेगी आपके सामने जीवन है, करेंगे तो फिर भव्य राम मंदिर बनेगा। मोहन भागवत के इस बयान से सवाल उठता है कि क्या आरएसएस एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा गरमाने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने दावा किया था कि गुजरात के मंदिर में उनकी जाति पूछी गई थी, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में सैलजा के आरोपों को झूठा बताते हुए मंदिर की विजिटर्स बुक में लिखी सैलजा की वो टिप्पणी पढ़कर सुनाई, जिसमें उन्होंने मंदिर की तारीफ की थी। I have now received intimation to some people that let alone not complain, she had in writing said very complimentary words about the temple itself. कांग्रेस नेता सैलजा ने दिया वित्त मंत्री जेटली के आरोपों का जवाब, कहा द्वारिका के मुख्य मंदिर में नहीं पूछी गई थी उनकी जाति। Made it very clear that day that it was not the main Dwarka temple. So please don't try to mislead the house. बीजेपी ने गुजरात की सभी 6 महानगर पालिका पर फिर से कब्जा जमा लिया। नगर पालिका के चुनावी नतीजे में भी बीजेपी आगे रही, लेकिन जिला और तालुका पंचायत में जबरदस्त वापसी करते हुए कांग्रेस ने 31 जिला पंचायतों में से 2/3 में बहुमत हासिल किया है। खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह जिले मेहसाणा नगर महापालिका में बीजेपी को हार झेलनी पड़ी है। ऊंझा नगर पालिका की 36 में से 35 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी है, जबकि एक सीट कांग्रेस के हिस्से में आई। पाटीदार बहुल इस इलाके में बीजेपी के टिकट पर एक भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने को राजी नहीं हुआ था। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने राहुल गांधी के हमले का दिया है जवाब। वीके सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, ये हैरानी की बात है कि वो राहुल गांधी संसद में मेरी गैर हाजिरी पर सवाल उठा रहे हैं, जो खुद इस साल की शुरुआत में 57 दिनों तक गायब रहे थे और संसद में हाजिरी के मामले में जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब है। वो इस लायक नहीं है कि मैं इस देश के लिए अपनी प्रतिबद्धता, प्रेम और आदर के बारे में उन्हें कोई सफाई दूं। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि वो जनरल वीके सिंह यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, जिन्होंने दलित बच्चों की तुलना कुत्तों से करके देश के संविधान को चुनौती दी थी, जिन्हें इस बयान के बावजूद पीएम ने मंत्री बना रखा है। मोदी सरकार काले धन पर अब तक 17 करोड़ का टैक्स वसूल पाई है। ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने राज्यसभा में दी। काले धन पर पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में जयंत सिन्हा ने बताया कि काले धन की घोषणा के लिए केंद्र सरकार की तरफ से दी गई 3 महीने की मोहलत के दौरान कुल 635 लोगों ने 4160 करोड़ रुपए के काले धन का ऐलान किया था। 26 नवंबर तक टैक्स और पेनल्टी मिलाकर अब तक कुल 16 करोड़ 69 लाख रुपए वसूले गए हैं। काले धन पर 60% की दर से लागू टैक्स और पेनल्टी जमा कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। राजस्थान के जनजातीय विकास मंत्री नंदलाल मीणा के गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। घटना राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की है। मंत्री नंदलाल मीणा जिला मुख्यालय के राजकीय अंबेडकर बालक छात्रावास में बद इंतजामी देखकर भड़क उठे और जिम्मेदार अधिकारियों को गालियां देने लगे। नाराज मीणा ने हॉस्टल के वार्डन को सस्पेंड भी कर दिया। मंत्री का बद इंतजामी पर नाराज होकर कार्रवाई करना तो अच्छी बात है, लेकिन गुस्से में गाली गलौज करना उनके पद की मर्यादा के अनुरूप नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई के थाने में पुलिस वालों ने चोरी के एक आरोपी की बेरहमी से पिटाई की है। चोरी का आरोपी बुरी तरह से चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन पुलिस वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पिटाई का ये वीडियो सार्वजनिक हो चुका है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने वाले इन पुलिस वालों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि यूपी के बरेली से गिरफ्तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट एजाज ने पूछताछ में कबूला है कि उसने पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग में पास होने के बाद उसे भारत आने के लिए हरी झंडी मिली। सूत्रों के मुताबिक एजाज ने बताया कि उसने कोलकाता में अपने साथियों के साथ जासूसी का प्लान तैयार किया था। एजाज ने बिहार की एक लड़की से शादी की थी और उसके बाद वो बरेली में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था।
तमिलनाडु सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसे मामलों में राज्य सरकार के पास माफी देने का अधिकार होता है, लेकिन जिस मामले की जांच में सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी शामिल हो, उसमें राज्य सरकार केंद्र की इजाजत के बिना माफी नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उम्र कैद का मतलब ताउम्र जेल में रहना होता है। राजीव गांधी की हत्या के दोषी मुरुगन, पेरारीवलन और संथन की मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी के 7 हत्यारों को रिहा करने का आदेश दे दिया था। बिहार के मोतिहारी में बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक से करीब 3.5 लाख रुपए लूट लिए हैं। गोबिनापुर के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की इस शाखा में घुसे हथियारबंद बदमाशों ने पहले तो कैशियर की पिटाई की, फिर कैश काउंटर का ताला तोड़कर कैश लूट लिया। लूटपाट की खबर मिलने पर बैंक के बाहर खड़े लोगों ने शोर मचाया तो लुटेरों ने फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत ये रही कि गोली किसी को नहीं लगी। चश्मदीदों के मुताबिक सभी लुटेरों की उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। पुलिस को अब तक लुटेरों के बारे में कोई खास सुराग हाथ नहीं लगा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टेस्ट मैच आज दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने मैच से पहले नेट पर जमकर पसीना बहाया। मैच के दौरान सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने भी खास तैयारी की है। 4 मैचों की सीरीज का पहला और तीसरा टेस्ट भारत ने जीता है, जबकि दूसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया था। तीसरा टेस्ट नागपुर में खेला गया था, जिसकी पिच को आईसीसी ने भी खराब बता दिया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें फिरोजशाह कोटला की पिच पर टिकी हैं। बीसीसीआई हाल में ही रिटायर हुए भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का सम्मान करेगा। सहवाग का सम्मान भारत दक्षिण अफ्रीका के चौथे टेस्ट मैच शुरू होने से पहले सुबह 9 बजे फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में किया जाएगा। फिरोजशाह कोटला सहवाग का होम ग्राउंड भी है। सहवाग के सम्मान के दौरान बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी के मौजूद रहने की संभावना है। टीम इंडिया के बल्लेबाज रोहित शर्मा 13 दिसंबर को मुंबई में शादी करने जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के लिए दिल्ली पहुंचे रोहित शर्मा ने कल संसद भवन जाकर प्रधानमंत्री मोदी को भी अपनी शादी में आने का न्योता दिया। रोहित शर्मा अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड रितिका सचदे से शादी करने जा रहे हैं। मशहूर अभिनेता मनोज कुमार को मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में सिर्फ इतना बताया है कि मनोज कुमार इस अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। उन्हें क्या बीमारी है और उनकी हालत कैसी है, इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। मनोज कुमार के परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि उनकी निजता का सम्मान किया जाना चाहिए। मनोज कुमार 78 साल के हैं। 1937 में मौजूदा पाकिस्तान के एबटाबाद में जन्मे मनोज कुमार को देशभक्ति की फिल्मों में शानदार अभिनय की वजह से भारत कुमार भी कहा जाता है। मनोज कुमार को 1992 में पद्मश्री समेत कई सम्मान मिल चुके हैं। मनोज कुमार को उपकार, हरियाली और रास्ता, वो कौन थी, 2 बहन और नीलकमल जैसी फिल्मों के लिए खूब तारीफ मिली थी। यूएई के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर दुबई में अद्भुत नजारा दिखा। पानी पर तैरते स्टेज पर यूएई की विरासत को उकेरा गया था। स्टेज के बैकड्रॉप में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का नजारा देखने लायक था। इस दौरान हजारों लोगों की मौजूदगी में आतिशबाजी भी की गई। तेल भंडार के मामले में दुनिया के 6ठे सबसे बड़े देश यूएई का गठन 1971 में 7 छोटे राज्यों को मिलाकर हुआ था।